अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ आज सईद काजी हैं और समी इब्राहिम इंडिया में मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो गए हुए हैं। वो कल इंशाल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन को अदलिया के खिलाफ बयान देने पर ज़ाती तौर पर तलब भी किया है, जबकि दूसरी जानिब अल्ताफ हुसैन के 72 घंटों में सियासी ड्रोन हमले के ऐलान के बाद सियासी मंजरनामे में क़यासराइयां भी होना शुरू हो गई हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी की, जो कि कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अगर उनके लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो 20 लाख अफराद लाहौर और 20 लाख इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, जो कि हमेशा तब्दीलियों की बात करती है, इनकलाब की बात करती है, लेकिन लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे कराची के हालात की, जहां पर टारगेट किलिंग के वाकयात कम नहीं हो सके हैं। आयशा मंजिल के करीब एक कार पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में एक बाप और उसकी बेटी जान बहक हो गए। साथ ही हम आपको बताएंगे लाहौर एयरपोर्ट की, जहां पर 1 पाउंड फिश की गूंज वहां पर भी सुनाई दी। शाहिद नजीर ने 1 पाउंड फिश को पंजाबी का भी तड़का लगाया और सबको एक बार फिर से अपना गर्विदा बना लिया है। और साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है और पाकिस्तान में खुशियां बिखर गईं, पाकिस्तान में मिठाइयां तकसीम की गईं और पाकिस्तानी भंगड़े डालते हुए सड़कों पर निकल आए जब पाकिस्तान ने सीरीज जीती। हमारा आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि ताहिरुल कादरी के मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, इस बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, ईमेल कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अभी हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले अभी आज खबरें लेते हैं काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो मैं आज आगाज में बात करूंगा कराची स्टॉक एक्सचेंज की। पिछले साल इसमें 50% बढ़ोतरी और इजाफा हुआ। अब हैरत की बात यह है कि जो दीगर हमारे इंडिकेटर्स हैं मैशत के, वो हमें एक बड़ी ब्लीक और बड़ी एक ख़राब सूरत हाल बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा रुपया 8% गिर गया। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जो और दरामदात में इजाफा हो रहा है और फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या फिनोमेना है? क्या एक वीक इकॉनमी पे अब चूंकि हमसे सिर्फ बेहतर क्राकस यानी वेनेजुएला ने परफॉर्म किया है या कायरो ने किया या एक आध और स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया में, फिर इसमें यह भी इशारा दिया गया है कि जो बड़े जायंट्स हैं जो खेलते हैं स्टॉक के साथ, जो बड़े बड़े जिनके पास फाइनेंस कैपिटल का ढेर हो, तो फिर वो कभी गिरा देते हैं। तो ये शायद इस तरह का सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। और फिर शादिया एलपीजी का एक मसला है, डीकैंटिंग का, यानी एलपीजी का जहाँ पे आउटलेट हो वहाँ खास किस्म के सेफ्टी मेजर्स चाहिए। मिसाल के तौर पे डीकैंटिंग का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में से मुंतकिल नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है आपको। आप उनको बेच सकते हैं सिर्फ सिलेंडर्स में, मगर यहाँ क्या हो रहा है कि हर जगह पे खुले हुए हैं। फिर उसके लिए और सेफ्टी मेजर्स होते हैं। सेफ्टी मेजर्स ये हैं कि उसकी किट सेफ हो और वो बंद आप एक कंटेनर में उसको बेचें। इसके बाद ये कि वो जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर हो। मगर आप देखें एक ऐसा सेक्टर कि एलपीजी का जिसको ठेका मिल जाए ना, उसकी 7 नस्लें संवर जाती हैं। हाँ जी, 9 रुपए 2-4 लोगों को मिला है, काफी लोग हैं। और एलपीजी में शादी अगर आप देखें तो 9 से 10 रुपए, इसके बारे में टेस्टिमनी में बार बार जिक्र कर चुका हूँ, पब्लिक अकाउंट्स की बेटी में पढ़ी है कि 9 से 10 रुपए इसकी कास्ट आती है। पता ना 20 रुपए और डालें, बेच रही है, 100 से ऊपर बिक रही है। तो इस पर बात करेंगे ये क्या है। और शादिया, एक तरफ मौसम 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया पंजाब में। यहाँ पे होता था जो ओवरऑल प्लेन्स ऑफ पंजाब में जो था टेम्परेचर, ये सर्दियों में 20 से 22 तक रहता था, 10 से 12 पे आ गया है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, इसके साथ अगली मेरी जुड़ी हुई खबर है, गैस नहीं है और बिजली। लाहौर में 3-3 घंटे 2-2 घंटे लगातार भी लोड शेडिंग हो रही है और 8 से 10 घंटे तक ओवरऑल जा रही है। इस पर बात करेंगे। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये भी बात करेंगे, परवेज जो अशरफ साहब हैं उन्होंने कॉल की है जनाब नवाज शरीफ साहब को। ये मोजे सब जो हो रहे हैं हमारी सियासत में, ये ताहिरुल कादरी साहब की वजह से हो रहे हैं। क्या उन्होंने एक खौफजदगी का आलम पैदा कर दिया है, या कितने वो इफेक्टिव हो सकते हैं, और क्यों इतनी पॉलिटिकल एलीट जो है इस वक्त वो रैटल्ड है उनकी आमद से, इस पर थोड़ा जिक्र करेंगे। चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। MQM के कायल अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की जो समाअत है ये आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और अल्ताफ हुसैन ने अपनी हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त भी दायर कर रखी है और इस सिलसिले में आज MQM का जो वफ्द है वो कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गया है। का सब सियासी मंजरनामा बहुत ज़्यादा आए दिन तब्दील हो रहा है। 72 घंटों का इन्होंने कहा था कि सियासी ड्रोन हमला होगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा था क्या ऑप्शंस बचते हैं MQM के पास? कुछ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, अदालत में भी पेश हो सकते हैं, रेफरेंडम की भी बात कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लॉन्ग मार्च, उनके साथ शामिल होना, सियासी मंजरनामा किस हद तक आप देख रहे हैं कि तब्दील हो रहा है? वो मुनीर न्याजी साहब का एक शेर है, अगर मैं सही मुझे सुबह दम याद आ जाए कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। एक्टिविटी आपको बहुत नजर आती है, ये होने वाला, ये हो गया, ये कर देंगे, मगर तारीख यूं लगता है जैसे एक मुंजमद होकर रह गई है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। तो ये अब ये 3 ऑप्शन आज डिटेल से अखबारों में उन्होंने डिस्कस किए हैं, मगर ये कंजेक्चरल है, क्यासी है कि क्या करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, क्या बयान जारी करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, क्या असम्बलियों से अलहदा हो रहे हैं, क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होंगे। असम्बली से अलहदा होने का फायदा नहीं है, असम्बलियां वैसे अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, वाली हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि ये जो आपको स्टर बहुत नजर आती है, हिलजुल बड़ा शोर बड़ा है, लेकिन कोई मीनिंगफुल जो है, जैसे मैं वो कोट करता होता हूँ ना कि इमोशंस विदाउट ट्रूथ, ट्रूथ विदाउट इमोशंस, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स। इवेंट्स कोई नहीं है, तारीख बनी जा रही है, बस कैलेंडर की डेट बदलती है हर रोज, लेकिन क्या जमीन पे क्या हो रहा है? मैं आपसे बात करता हूँ, मसलन अभी जब हम आज स्टोरीज करेंगे तो जमीन पे ये है कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सीरियस शॉर्टेजेस आपको हिट कर रही हैं, आपकी मेशत जो है 2013 में आपने कैसे मैनेज करनी है। तो तारीख को इस सारे मंजर से हमें कौन आगे लेके जाएगा? तो इन्हीं तब्दीलियों के लिए तो ये लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी, मुत्तहिदा भी इसीलिए उनका साथ देती है, तहरीक इंसाफ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है अगर वो इसके लिए करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि गैस के इशू पे क्या अभी सारी पार्टियों के मंशूर सामने आ जाएंगे? गैस की जो शॉर्टेज है कैसे खत्म किया जाएगा? अभी कल मेरी बात हो रही थी, मियां साहब फरमा रहे थे कि जी 100 रिग्स चाहिए हमें, तो 100 रिग्स कितने की आ जाती हैं भाई? हम 100 एक मुल्क जो है न्यूक्लियर जो पावर है इतनी बड़ी, जिसकी मैशत तकरीबन 3-4 हज़ार अरब सालाना जो है उस पर मुश्तमिल है, तो हम रिग्स क्यों नहीं ले सकते? हम अपनी गैस क्यों नहीं निकाल सकते? अभी मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा कि हमें हमारी शॉर्ट फॉल डेली कितनी की है गैस की, जो कि ह्यूज है और आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ये डबल गेम क्या है? एक जानिब आप MQM डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च की बात करती है, दूसरी जानिब सदर जरदारी का भी साथ देने की बात करती है, फिर आप उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च क्यों करने की बात करते हैं? तो मैंने यही कहा ना कि वो जो जरदारी साहब से तो उन्होंने ये बयान दिया कि हम अभी आपके साथ ही रहेंगे। हाँ। तो जरदारी साहब ने कॉल की थी उनको, हाँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो भी अब मंजर बनेंगे वो जरदारी साहब को देख के, या अब कल का क्या मंजरनामा अनफोल्ड करता है, MQM भी यही देखेगी इस पावर गेम में, और हर पार्टी ऐसी देखेगी कि जी ये अगले जो अलायंस बन रहे हैं उसमें हमारा क्या शेयर है, क्या जरदारी साहब का कोई रोल होगा? क्योंकि ये भी बात याद रखें, 3 बड़ों के जाने का साल है अगला। जरदारी साहब की जो मुद्दत है वो जारी है, CJP साहब और इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत खत्म हो रही है। तो ये एक नया सिनेरियो अनफोल्ड कर रहा है। इसमें सारे को थोड़े से अनसर्टन से बैठे हुए हैं, ऊपर से फैक्टर इन हो जाते हैं कि बला कादरी साहब हैवी पलड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी वहीं जाकर, और ऊपर से कादरी साहब आ गए हैं। अब कादरी साहब को अजीब, अब बात ये है जी, कादरी साहब जो है वो जी कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए, ये बात हो रही है ना भाई, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन नहीं आता रहा यहाँ पे, हमें ये बता देना। और इवन आप इंटरनेशनल बात कर लें कि यहाँ पे हम देखते रहे जी, वो अमेरिका ने तो कल बोल दिया है कि हमारी डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कोई हिमायत हासिल है, अमेरिका की हिमायत होगी या नहीं होगी तो, और अमेरिका यहाँ सपोर्ट नहीं करता रहा, यहाँ CIA जो है वो नहीं है इन्वॉल्व रही यहाँ पे, या ये जो सारे रोज अंग्रेजी अखबारों में लिख रहे होते हैं, जरा सी बात अमेरिका बहादुर के बारे में कर दें तो वो समझते हैं हमने उनके जाती अटैक कर दिया हमने। तो क्या वो CIA या वो जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है वो नहीं करती? यहाँ के लोगों की हिमायत देखें ना, कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उलमा और किसान मजदूर इतने लोग उनकी हिमायत में निकल रहे हैं। इट मींस के लोगों को कुछ नजर आ रहा है तब्दीली। एक बात ज़हन में रखें, जो ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं ना, वो वक्त की डिमांड तो है, वक्त का मुतालबा तो है, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब वो कितने जैनून है या डिलीवर कर सकते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। कोई भी चीज जो सामने आती है तो यकीनन उसकी जमीन पे जरूरत मौजूद होती है। यहाँ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स चाहिए, यहाँ पे मैशत की बहुत बड़ी रिफॉर्म्स चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना जी अब इकट्ठे हो गए, आज PM साहब ने फोन भी किया, इस पर हम बाद में बात करेंगे जी, ये सिस्टम चलता रहना चाहिए। भाई कौन सा सिस्टम? शॉर्टेजेस का सिस्टम चलता रहना चाहिए। एक तरफ दौलत का ढेर लगा रखा है ऊपर आपने, और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टैक्स नहीं है, और लोग कह रहे हैं, और एक तरफ जो है आपकी स्टेट जो है थ्रेटेंड है, एनार्की होने वाली। मुझे कॉल लेने दें, खानेवाल से कॉलर है जहूर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी बोलिए। तो राय ये है कि
आज हर मस्जिद में नमाज भी वहाँ पुलिस को खड़ा करके पढ़ाई जा रही है। तो जहाँ ये 4 लाख 40 लाख का जुलूस लेकर जाएंगे और जरा भर भी उसमें कोई खराबी होगी तो फिर उससे नया शहर जन्म लेगा और ये इलेक्शन रुक जाएंगे। हमारी जो राय है वो ये है कि जिन लोगों को माथे पर सजा कर वो फिरते हैं कि मेरी MQM ने हिमायत कर दी या चौधरी परवेज राय ने हिमायत कर दी, तो ये जो राय देते हैं तो ये तो उनको खुश होते हैं, उनके खिलाफ भी यही राय जाती है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाती है, या वो सिर्फ अपना जाती बदला लेना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से, तो इसलिए वो ये ना निकालें और पूरा मन होकर कन्विंस करके बेशक जो मतलब है वो अपना पूरा करें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल ले लूं, फैसलाबाद से नवीद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं नवीद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी बोलिए। वो इस तरह है जी, तारुल कादरी साहब से मेरा एक सवाल है कि वो उलमा कराम ने हमें, तमाम मसलक के उलमा कराम ने हमें तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे एक तहरीक में निकाला, उसमें लोगों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, ठीक है। सही। तो कुर्बानियां दी हैं, वो जब भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हो गई, ज़ियाउल हक साहब आ गए, तो वो कुर्बानियां किधर गई? उनकी कुर्बानियां तो जायज थी, लेकिन आज तारुल कादरी किस कुर्बानी के लिए हमें बाहर निकाल रहे हैं, ये हमें बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा वैलिड नवीद साहब का सवाल है। उसकी वजह यह है कि वो जाहिर उस वक्त कहा गया निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे। अब ये एक मेरे ख्याल में उस शक की तरफ इशारा करें कि भाई आपका असल एजेंडा क्या है, ये पूछना चाहते हैं। आप वाकई ये तब्दीलियां करना चाहते हैं या आपके पीछे कुछ हो रहा है? क्योंकि लोग डसे हुए हैं, बाहर निकलते रहे हैं लोग हमेशा से। 47 से लेके अब तक लोग तो आते रहे हैं बाहर अपनी तकदीर बदलने के लिए और लीडरों को। अच्छा, इमरान खान को भी लगता है कि शायद इससे इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, इंतखाबात लेट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वो लॉन्ग मार्च में इनकी हिमायत भी नहीं करेंगे और ना ही शिरकत करेंगे। इसका मतलब ऐसी कोई सोच पीछे थी कि इंतखाबात लेट हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से कर लेंगे, या वैसे तो कुछ कहते हैं ना, इवन वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो आजकल जैसे हालात हो रहे हैं उसमें तो ये भी बहुत ही लंबा अरसा है। मगर बात यह है कि इन्होंने एक जो पॉपुलर डिमांड है इस मुल्क में, देखिए ना, आप सिस्टम क्या सिस्टम को डिरेल ना होने दें। पहले तो ये देखें ये सिस्टम कौन सा है डिरेल होने वाला? ये जो कार्टल्स का सिस्टम है, ये जो LPG वालों का सिस्टम है, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सिस्टम है, मतलब देखे ना, ये आप अवाम को एक चरागाह। अच्छा, एक सोच ऐसी भी है कि अल्ताफ हुसैन रेफरेंडम का मुतालिबा भी कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने किया था ना रेफरेंडम, 8 नवंबर को करना था कि तालिबान का पाकिस्तान चाहिए, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। जो मर्जी करते रहे, बात सुने, गुफ्तगू से तो कुछ नहीं होगा। रेफरेंडम करा लें, 18वीं तरमीम ले आए, ये कर लें, वो कर लें, सीरियस इश्यूज हैं, कंक्रीट इश्यूज हैं, और कंक्रीट इश्यूज के कंक्रीट जवाब चाहिए। बिजली कहां से आनी है, गैस कहां से आनी है, यहाँ पे रोजगार के इशू। अब बात यह है कि इस पे कोई कंक्रीट एजेंडा तो हमारे सामने रखें। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से के अंदर से तो रोजगार निकल के नहीं आना। आप जिस वक्त तक इस समाज के जो एसेट्स हैं, जो ज़राए पैदावार, उनको मैनेज नहीं करते तो नहीं होगा। बाकी ये शोर मचता रहेगा जब तक कोई मीनिंगफुल बीच में से। एक और कॉलर है एजाज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज बात कर रहा हूँ DA खान से। जी मेरी आवाज मेरे ख्याल में क्लियर आ रही है? जी आ रही है। अच्छा जी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम से ओवरऑल कि सबसे पहले अपना कल्चर देखें। आप हर एक पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप उनके किरदार को देखें, उनके आज तक की जो उन्होंने खिदमत की है पूरी कौम की। सिर्फ ये नहीं कि वो प्रोफेसर साहब कनाडा चले गए, उससे पहले भी और उसके बाद भी उनका सिस्टम और उनका इदारा काम कर रहा है, ठीक है। अवाम की भलाई की बात कर रहे हैं, सियासतदानों को क्यों तकलीफ हो रही है उनसे? हम सब अवाम की तरफ से बात करना चाहते हैं कि अवाम उनके साथ है, अवाम चेंज चाहती है, ठीक है, और तमाम के तमाम अवाम चेंज चाहती है। उन्होंने सबको देख लिया है, सारा सिस्टम देख लिया है। वी वांट टू चेंज आवर सिस्टम। इससे कोई आउटपुट पॉजिटिव ठीक है। बहुत शुक्रिया। इन्होंने बात की कि सियासतदानों को तकलीफ क्यों होती है। जब उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं, मियां नवाज शरीफ ने भी कहा, मुस्लिम लीग नून की काफी रहनुमाओं ने बात की कि 4 साल पहले डॉक्टर तारुल कादरी कहाँ थे। हालात तो तब से वैसे एकदम इंतखाबात के अंदर इस तरह से आ जाना। 4 साल पहले अभी वो लोग कहते हैं कि वो भी तो चले गए थे ना नवाज शरीफ साहब। हाँ, वो ये डॉक्टर तारुल कादरी ने कहा आप 10 साल बाद आए तो ठीक। बात ये है कि हमें क्वेश्चन इवेड ना करें। हाँ। मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि तारुल कादरी ने एक लिहाज से एक नाजुक रग पे हाथ रख दिया। एक पॉपुलर डिमांड है जिसको वो एयर कर रहे हैं,
अच्छा, फिर आप उनके पीछे कोई है, यानी मैं तो उस पर कंजेक्चर्स नहीं कर सकता, ना क्यास कर सकता हूँ, ना मैं नजूमी हूँ। तो पीपल्स पार्टी और नून इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के करीब होती हुई नजर आ रही है, फॉर्म किए जा रहे हैं। मैं जो आज खबर आपसे बयान करूंगा उसमें बताऊंगा, एक कमेटी बन रही है मुस्लिम लीग नून के और पीपीपी के जो लोग हैं, आपस में बैठ के इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं इस वीकेंड पे बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने नवाज शरीफ साहब से इस सिलसिले में, और इस सिलसिले में ताउन की एक दूसरे को जो है वो यकीनदानी करवाई गई है। तो ये है, मगर मैं नहीं समझता कि ये क्या बहुत कम इश्यूज पे एक होते कुछ लोग मुझे बता रहे थे जो सीना गजट होता है ना, जो हम साफी बैठ के उधर बात करते हैं, तो मैंने कहा इतनी खौफजदगी की क्या बात है। तो एक आध साहब जिनको वो कह रहे थे कि भाई नहीं, इनको खबर ये है कि कुछ बड़ी सीरियस मूव कोई रियासती सतह पे शायद कोई बड़ी सीरियस मूव हो रही है। तो ये हो कुछ भी हो, बहरहाल बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं जी बारियां लगी हुई हैं, अब बारियों वाले को कहीं ये परेशानी है कि हमारी बारी दाएं बाएं ना हो जाए, तो ये मेरे ख्याल में इसमें। तो लाहौर में पंजाब हुकूमत जो इनके मार्च को रोकने की कोशिश करेगी, ऐसे खदशात मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर? तो एक तो पहली बात यह है कि 40 लाख बंदे, तो 2-3 लाख भी आ जाए तो बहुत होते हैं। अगर 2-3 लाख आदमी भी मार्च करना शुरू कर देना तो वो खासा हो जाता है। और ये है कि मेरे ख्याल में पंजाब अगर 2-3 लाख बंदा भी इस्लामाबाद में एंटर हो जाता है तो कुछ नताइज पॉजिटिव। वो तो ये कह रहे हैं कि हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम कुछ मुतालबात करेंगे, लेकिन ये है कि अभी एक अनसर्टेनिटी है कि भाई वो जाके यहाँ क्या कितनी देर बैठेंगे, क्या मुतालबा होगा, क्या कुछ शर्त रख देंगे, फिर एक मौसम की शिद्दत बहुत ज्यादा। आज मिल रहे, कल मुलाकात नहीं हो सकी सर्दी की वजह से, उनका जहाज नहीं आ सका था, आज शायद वो मिलकर उन्हें रोक ले। तो आई डोंट नो, बहरहाल ये एक मैं तो, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया अदलिया या फौज जमानत दे तो वो लॉन्ग मार्च को रोक सकता है। नहीं, अदलिया और फौज जमानत कैसे दे? अदलिया और फौज कैसे जमानत दे के जी जो इलेक्शन शफाफ होंगे, या जो जिस तरह उन्होंने अपना वो एजेंडा दिया था कि जी मजदूर इलेक्ट होगा, मजदूर कैसे इलेक्ट हो सकता है इस इलेक्टोरल सिस्टम में? मजदूर 6,000 रुपए महीने कमाने वाला या 8,000 रुपए महीने कमाने वाला वो इलेक्ट हो सकता है? तो वो तो नहीं, वो क्या जमानत दें? फिर दूसरी बात यह है कि जमानत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुप्रीम कोर्ट के पास तो कुछ इख्तियार हो सकते हैं, मगर जो फौज है अमली तौर पे तो उसका यानी अमली तौर पे कुछ भी हो, मगर कागज पे तो उसका कोई इख्तियार नहीं है हुक्मरानी का। तो ये लिहाजा ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है, ना ही वो मेरे ख्याल में गारंटी कोई जमानत नहीं देंगे, या अगर देंगे भी तो पता नहीं क्या मामला होगा। मगर एक कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन इस हवाले से है कि वो जो जा रहे हैं आखिर इन्हें क्या एश्योरेंस है। देखना, 2 इंश्योरेंस इतने लोग लेके जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की क्या एक तो इंश्योरेंस ये हो सकती है कि बाकी वो 20 लाख आदमी लेंगे, फिर 40 लाख, फिर तो उन्हें रियासत की जरूरत ही नहीं है। तो फिर अगर वो कोई उनके साथ अंदर से भी हमायत उन्हें हासिल है, तो दोनों सूरतों में ये बात परेशान कर रही है इनको कि ये जो इलेक्शन है वो डिरेल ना हो। मगर बात यह है कि इलेक्शन को नहीं डिरेल होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर इलेक्शन ही एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी आप बना के रख देते हैं, अगर इलेक्शन मिसाल के तौर पे जो इलेक्शन होगा अगला, तो ये हमें बताएं कि अगले इलेक्शन के बाद जो है यहाँ पे गैस की शॉर्टेज नहीं होगी, यहाँ पे जो है ये पेट्रोल की कीमतें और ये सारी चीजें आवाम का अजाब नहीं बनेगी। अगर तो इसका मतलब ये खदशात हैं कि इस लॉन्ग मार्च से इलेक्शन डिले हो सकते हैं। ये खदशात तो मौजूद है ना अपनी जगह, और फ्रेजिल सिचुएशन बड़ी नाजुक है ना, फ्रेजिल है बहुत ज्यादा, इसलिए वो ये डर लगता है कि कुछ भी हो सकते हैं, दिस वे आर दैट वे, दैट्स व्हाई दे आर गैंगिंग अप, ये इकट्ठे हो रहे हैं जो पॉलिटिकल एलीट है। चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से कॉलर है रेहाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं शाजिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो शाजिया ये मसला कहना चाहिए या खबर ये है कहना चाहिए जो आपका प्रोग्राम है, उसमें ये है कि हमारे 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे गैस नहीं है बिल्कुल भी। किस इलाके में लाहौर के? गुलशन रावी में। अच्छा, 15 दिन से गैस नहीं है? जी, 15 दिन में ना सुबह है ना रात ना दोपहर, पूरा 24 घंटे में गैस का एक मतलब बिल्कुल गैस नहीं है। ओह ठीक है। और इसमें इतना मसला ये हो रहा है कि बच्चों का स्कूल है, ऑफिस है, हर काम जो है वो रुका पड़ा है, और कितना ऐसे लग रहा है जैसे हम पत्थर के दौर में आ गए हैं वापस। ओह ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहाना आपका, बहुत शुक्रिया। 15 दिन से गैस नहीं है। बात की मैंने एक जगह एक दफा एक प्रोग्राम भी वहां जाके किया था, ये पिछले साल भी मसला आया था, और मैं देख रहा था कि
औरतें जो हैं वो बेचारी आटा लेके ना तो एक दूसरे के घरों में जा रही हैं कि जहाँ माँ से मिल जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं अपनी खबर को भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये गैस इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो हुई है, और खासतौर पर ये लाहौर के हवाले से जो बात कर रही है, ये सिर्फ गुलशन रावी में नहीं है, ये बहुत से इलाके हैं जिसमें अलामा इकबाल टाउन है, ग्रीन टाउन है, टाउनशिप सलामतपुरा है, GT रोड, भगवानपुरा, शाहदरा, बरकी रोड, ये बहुत सारे और भी इलाके हैं, इस्लामपुरा और नार्दर्न पार्ट्स हैं, यहाँ पे गैस नहीं आ रही। इसके साथ ही बिजली की 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होगी। मैं सिर्फ आपको गैस के हवाले से बता दूं, शाजिया के जो ये सुई SNGPL है, सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, वो कह रहे, वो उनको जो एक दिन की वो शॉर्टफॉल है, वो 1200 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे की शॉर्टेज है उनको जो दरपेश है। और इस वक्त जो डिमांड है पूरे मुल्क में वो तकरीबन 4 बिलियन क्यूबिक फीट तक जा चुकी है। इसी तरह अगर बिजली की बात करें, बिजली का सिलसिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये अब बिजली की जो शॉर्टफॉल है तकरीबन ये 4000 मेगावाट हो चुकी है। अब अच्छा, सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग समझ में नहीं आती, गर्मी में होता है ना आपकी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से जो आपकी तलब जो है वो ज़्यादा है, आपकी पैदावार कम है, सर्दियों में लोड शेडिंग क्यों? नहीं, उसमें ये है कि एक तो जो आपके हाइडल के हैं जो रिसोर्सेज उसमें वो ड्राई अप हो जाता है, मगर इसमें ये इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है शाजिया कि इसमें प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है। इसमें बार बार हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जिस मुल्क में उसकी अपनी डिमांड से 2000 मेगावाट ज्यादा की कैपेसिटी मौजूद है और वो नहीं कर पा रहा, तो फिर व्हाट इज द इशू? बार बार कैमरॉन मंटर साहब जो कैमरॉन कह दिया मैंने, कैमरॉन मंटर साहब गए थे, उन्होंने कहा ये कीमत का मसला है जी, ये कीमत की शॉर्टेज नहीं है। हाँ, अब बात यह है कि ये तो गैस तो नहीं है, गैस में तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हमने दिखाई। हमारे पास बेशुमार जखीरा नहीं है, बेशुमार जखीरे हमारे पास। हम तो बलोचिस्तान एक हवाले से मैंने अब टाइम मैगजीन को कोट किया था कि तैर रहा है गैस पे, मगर आप निकाल नहीं सकते, और बहुत कुछ है। मसला यह है कि मैं ये बात कहता हूँ, बात यह है कि ये जो प्रैक्टिकल इश्यूज है, रियासत, आप एक घर है, घर कैसे चलता है, कोई वहां पे आप सिर्फ एक घर में एक कानून भी होता है, एक घर का आइन भी होता है, लेकिन उसके अमल भी तो होता है ना। अब आप जो है अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को आप टेकअप नहीं करते, अब ये इतनी बड़ी शॉर्टफॉल आ गई है, आपकी आबादी बढ़ रही है, गैस की शॉर्टेज आ गई, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगा। ग्रोथ रेट नीचे आने से आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो देयर आर सीरियस इश्यूज, सीरियस चैलेंजेस हैं जो बिल लोगों से आप ले रहे हैं वो सस्टेनेबल ही नहीं रहे अब लोगों के लिए, यानी पे करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। मगर बात यह है कि ये इन इश्यूज को कोई टेकअप नहीं कर रहा। ये लॉन्ग मार्च जो है, अगर उसमें ये इश्यूज अंदर नहीं आते एक कंक्रीट शक्ल में, तो लॉन्ग मार्च होगा, हमें इधर ध्यान कर, मतलब क्या हमारी जो अटेंशन है वो आप इधर डाइवर्ट कर दें, उधर डाइवर्ट कर दें, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये सारे इशू एड्रेस होने हैं। इस मुल्क की सियासत शाजिया आने वाले दिनों में, और वो ज्यादा दूर नहीं है, इन इश्यूज पर सियासत होगी। अच्छा, हमने आगाज कहां पे है भाई, किधर है? वहां तो गैस तो है नहीं वहां पे उन लोगों के पास जिनसे गैस निकल के यहाँ आ रही है। तो ये इश्यूज हैं, इनको एवेड करने की बहुत कोशिश हो रही है। कभी लॉन्ग मार्चों के जरिए इन इशू से नजर चुराई जाती है, कभी और इशू को ले आते हैं, कभी तरमीम आ गई, कभी नॉन इशू से खेल के, मगर फिर आप क्या करते हैं कि आप कितनी देर एक क्राइसिस को पोस्टपोन करेंगे? आप एक क्राइसिस को ना मुलतवी करते रहते हैं, मगर उसके इल्तवा में वो क्राइसिस और बड़ा होता चला जाता है। तो फाइनली वी हैव टू एड्रेस दीज इश्यूज। और मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स यहाँ ही नहीं, मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर, और इवन फर्स्ट वर्ल्ड जितने बड़े क्राइसिस में आ गई है, वो यही है कि जो आपको रीअरेंज करने पड़ेंगे अपने जो रिसोर्सेज है, आबादियों को कोई आपको थोड़ी सी रिलीफ देना पड़ेगा, वरना जहां आपने लोगों को दीवार के साथ लगा दिया। अब देख रहे हैं ये औरत क्या कह रही है, 15 दिन से ना सुबह है ना दोपहर है ना शाम है, आप खाना नहीं बना सकते, उसके घर का क्या मंजर होगा? 3 टाइम या 2 टाइम तो बंदा रोटी खाता है ना, वो क्या कर रहे होंगे? एक तो उनका जो है वो ज़ाहिर अगर होटल से लाते हैं तो उनकी कास्ट बहुत पैसे लग रहे हैं, ज़ाहिर है। ये एक घर, ये कहानियां हैं, इस कहानी को कोई से सर्दी देखें, 50 साल आपका रिकॉर्ड टूट गया, सर्दी इतनी ज्यादा, ना बिजली का हीटर आप इस्तेमाल कर सकें, ना आप गैस का हीटर इस्तेमाल कर सकें, और जो बच्चे हैं वो नाश्ते के बगैर जाएं, दोपहर का खाना वापस आए वो भी ना मिले, रात का खाना भी ना मिले। तो ये मैंने ना पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी, मैंने खुर्शीद कसूरी साहब को इंटरव्यू कर रहा था किसी और आउटलेट के लिए, तो मैंने कहा हुजूर ये तो होता है कि रूलिंग क्लास बड़े मजे में रहती है, उसके बड़े बड़े घर होते हैं, उसके बड़े बड़े, मगर उसके कुछ फरीजे भी होते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं,
जैसे स्ट्रेटेजिक गैस है, चावल है, आटा है, उसने उसकी एक सप्लाई को मेंटेन करना होता है एक समाज में अमन अमान रखने के लिए। तो ये अगर आप नहीं कर रहे, गाड़ियां आपने वो सीएनजी की वजह से बंद करके रख दी हैं, पेट्रोल लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सारा निज़ाम। अच्छा, अब मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे करूं। देखें, बात यह है कि जब आप अपने ये फरूजे पूरे नहीं ना करते तो फिर जो आवाज है ना ताहिरुल कादरी की, वो बड़ी लाउड हो जाती है। फिर लोगों को वो कहीं ना कहीं एक रिलीफ नजर आना शुरू हो जाता है। नहीं, लोग कहते हैं कि यू हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। व्हाई? आपने क्यों एब्डिकेट कर दिया? जब आपने आपने आइन के तहत कुछ चीजें मुहैया करनी है लोगों को, आपने आइन में लोगों से कमिट किया हुआ है, अगर आप वो नहीं करते तो फिर इधर से आवाज आएगी हल्की सी ताहिरुल कादरी साहब की और हम खौफजदा हो जाएंगे। क्योंकि वजह क्या है? अगर आपने डिलीवर कर रखा है, अगर आपको पता है कि तो लोगों तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं सकती, एक आदमी भी कादरी साहब के कहने पे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि भैया आपने लोगों को बिल्कुल एक खुशहाली और या जो भी रह, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको कोई मनोसलवा दे दें। हाँ, लोग खुश होंगे कि भाई ये क्या है, हमने देखा यूरोप में एटलीस्ट बुनियादी जरूरियात तो आपको मिलनी चाहिए। यूरोप में ये भी हुआ है कि मूवमेंट चली है ना तो लोग सुखी थे। तो किसी ने ना, मैंने देखा कि ट्रेड यूनियन लीडर्स है ना, तो उसको लोगों ने उठा के नीचे फेंक दिया, भाई घर जाओ, हमारे पास गाड़ी है, घर हम ठीक है। लेकिन क्या होता है जब ये चीजें नहीं रहती, जिस तरह आप यूरोप में नहीं रही, अब अगर मैड्रिड में या स्पेन में या अमेरिका में मिलियन लोग बाहर निकल रहे हैं तो तंग है ना। तो जब आप उनको तंग करेंगे फिर कादरी साहब की आवाज से डर लगना शुरू हो जाएगा। आगे दूसरी खबरों की तरफ, एलपीजी की फरोख्त का जो नाकिस निजाम है हमारे यहाँ, ये बड़ा एक, मैं शाजिया इस इशू को पहले भी टेकअप करता रहा हूँ। एक तो ये कि कल वहाँ एक धमाका भी हुआ था, उसमें कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट ये आई है एक अखबार में कि जी वो जो है वहाँ पे फैक्ट्री थी कोई एलपीजी की या गैस की कोई, तो उधर हुआ। एक था कि कहीं पे कोई आउटलेट था। बहरहाल वट एवर, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, आप देखते हैं हर चौक पे ये इन्होंने सिलेंडर रखे हुए हैं, सिलेंडर रख के जो उसको डाल रहे हैं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करना जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इलीगल है। और आप उसको सिर्फ एक बंद, तो इसकी स्पेशल किट्स होती हैं और वो उसको आप सिलेंडर में डाल के बेचते हैं। मगर हर जगह पे ये हो रहा है, रिक्शे में ये हो रहा है, आम जो लोग घर को इस्तेमाल करें, क्योंकि गैस और तो आ नहीं रही, अब लोग पिकअप में लगी हुई है और फिर गैस आ नहीं रही घरों में, तो कुकिंग के लिए भी ये इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें कोई एक भी फॉलो नहीं किया जा रहा जो अच्छा, मसलन इसका जो आउटलेट है उसकी एक खास कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो ये कि उसकी 20 फुट से ज़्यादा जगह हो, वहाँ पे जो हमारा फायर ब्रिगेड का ट्रक है वो जा सके। मगर क्या है, इस सेक्टर से लोग अरबपति बन रहे हैं और दिनों में बन रहे हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ बात होती है ना, एक जगह मैं बात साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे ओ जी एलपीजी का ठेका मिल जाए तो बस सारे दिल खत्म, जहाँ है और मिला भी हुआ है कुछ लोगों को। उसमें से इतना अगर बड़ा सेक्टर है तो आप इसकी जो सेफ्टी मेजर्स है वो मेंटेन नहीं कर सकते। आम आदमी को आपने मौत के मुंह के आगे रखा हुआ है, ठीक है, और ह्यूज प्रॉब्लम। और पता हो क्या रहा है, मेरे पास ठेका है ना, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं लेने देने से, मैंने ठेके ही बेच दिया आगे। तो मैं घर में बैठा पैसे ले रहा हूँ और ये कर, और बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग कर रहे हैं आपके इल्म में। मगर ये कि पीपल सेफ्टी जो है उसको कोई नहीं देखता। मुझे ब्रेक लेनी है कैसा यहाँ पे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कराची से कॉलर है मोहम्मद शरीफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से मोहम्मद शरीफ बात कर रहा था। देखें जी, मेरी 3 बातें हैं। एक बात तो ये कि एक हदीस शरीफ का मफहूम है, ये बात कर रहा हूँ मैं ये ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से, जी जी, कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। दूसरी चीज ये कि हमारे मुल्क में महलों में रहने वाले जो हुक्मरान हैं वो हमारे मसाइल कहाँ से हल करेंगे। हमारे वो पार्लियामेंटेरियन जिनको आटे और चीनी के भाव का नहीं पता है, वो एक आम आदमी का मसला कैसे हल कर सकते हैं। तो मैं इस पे ही जाऊंगा कि हमको काजी साहब, मतलब ताहिरुल कादरी साहब को भी आजमाना चाहिए। अब ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह बहुत से लोगों से अच्छे काम भी ले लेता है। बहुत शुक्रिया आपका। बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि जो हदीस थी, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। और दूसरी बात उन्होंने की, और वाकई हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे, हमारे यहाँ भी एक रिपोर्ट बनी थी, ऐसे उनके शॉर्ट्स लिए, उनसे बात की, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता था कि आटे का भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है, चावल का भाव क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं था। देखें, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि अगर यहाँ पे 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो तब भी उन्हें अंदाजा कुछ नहीं होगा। हाँ, मगर 80-90% लोग तो ऐसे नहीं है। हाँ। ठीक है। और दूसरी जो बात ये कर रहे हैं ना, जो हम इस ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जब आपने अपने फरीजे, आपने स्कूल का काम कर रखा है ना, तो आपको स्कूल जाते हुए डर नहीं लगेगा। ठीक है।
याद है ना, बड़ा हम 2-3 महीने की छुट्टियों के बाद डरते डरते स्कूल जाते थे। ये हाल है हमारा इनका। अगर आपने डिलीवर कर दिया लोगों के लिए, अगर लोग सुखी हैं आपसे, लोग तो जान दे देते हैं अपने लीडरों के लिए, नहीं दी लोगों ने जान अपने लीडरों के लिए। तो ये मेरे ख्याल में खौफ का जो आलम है वो उसकी वजह। फिर कोई डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरफ नहीं देखेगा। एक और कॉलर है फैसलाबाद से, अजहर। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बोलिए। जी शाजिया, मैं काजी साहब से ये पूछना चाहूंगा ताहिरुल कादरी साहब के मसले पे कि इन्होंने आके जब फौरन से एमकेएम के साथ एक इलाहा किया, इनको क्या पाकिस्तान में सिर्फ एमकेएम ही ऐसी जमात नजर आई थी? क्योंकि एमकेएम के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इन इस्लाहात को एमकेएम ला सकती होती तो क्या वो उस वक्त जब एक सिंध की वजारत दाखिला के लिए अपनी सीटें छोड़ सकते हैं और अपोजिशन में आ सकते हैं, क्या इन इस्लाहात के लिए पीपल्स पार्टी से अलग नहीं हो सकते थे उस वक्त? इसलिए मैं नहीं समझता कि एमकेएम किसी भी चेंज का हिस्सा बन सकती है और ताहिरुल कादरी साहब उनके साथ मिलकर कोई चेंज ला सकते हैं। ये टोटली क्यास का इन्होंने फैलाया हुआ है। और ये जो 72 घंटे का ड्रोन हमला और 14 तारीख को ये इकोनॉमी को तबाह करने के अलावा और कुछ भी हमें कम से कम नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी बड़ी बार इस्तीफे दिए एमकेएम ने, और कहते हैं कि अपने फायदे के लिए अपोजिशन में भी बैठ जाते हैं और हुकूमत का हिस्सा भी बन जाते हैं। एक और कॉलर है उकाड़ा से, मुनव्वर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मुनव्वर उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, मैंने काजी साहब के मतलब थोड़ी सी बात करनी थी। कीजिए। ताहिरुल कादरी जी जी कीजिए। हाँ जी, इन्होंने 2 इत्तेहादी बनाए जी, एक बनाया एमकेएम और दूसरा काफ लीग। तो दोनों ये पार्टी जो है हुकूमत में बैठी हैं और साथ ही ये लॉन्ग मार्च के लिए भी रेडी हैं। तो मेरे तो ख्याल में ये कोई बेहतर शेड्यूल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाकई ये लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ आप हुकूमत का हिस्सा, दूसरी जानिब आप लॉन्ग मार्च की हिमायत की बात करते हैं। तो ये पहले बात कह चुका हूं कि एक सवालिया निशान है कि जो वो बात कह रहे हैं वो उस पर डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो उन्होंने डिमांड्स की हैं वो एक हवाले से एक ज़रूरत उसकी हर जगह, हर पहलू से और हर सोसाइटी में हर जगह महसूस की जा रही है। बिल्कुल ये बात ठीक है, ये पार्टियां तो पहले स्टेटस को का हिस्सा है। देखें, ये पीएमएल-क्यू भी बड़े अरसे से जिन बातों में वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का साथ दे रहे हैं, अगर प्रॉब्लम्स इन्हें पहले नजर आते तो इंडिपेंडेंटली निकलते सड़कों पर पहले। असल में जो लोगों ने इसके मीनिंग्स निकालने की कोशिश की है ना, कि जब एमक्यूएम या जो है क्यू जो है वो अगर उन्होंने टेसिटली सपोर्ट किया या ओपनली सपोर्ट किया तो फिर वो डांडे मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो पार्टीज हमेशा से पावर में रही हैं। और चौधरी शुजात हुसैन साहब तो अक्सर कहते हैं जी, ये मतलब कोई उसके बारे में कोई छुपाते नहीं इस बात को कि यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की मदद से या मदद के बगैर यहाँ सियासत नहीं हो तो सकती है, मगर रवायती पार्टियों की नहीं होती जो आज तक। तो अच्छा शाजिया, मैं एक बड़ी दिलचस्प खबर थी, मैं उस खबर पे बात करना चाहता हूँ, और वो है कि पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है पिछले 1 साल में ये बहुत ही ऊपर गया है और इसने बड़े रिकॉर्ड तोड़े। और रिकॉर्ड इसने इस तरह तोड़े कि इससे बेहतर सिर्फ कराकस जो कि वेनेजुएला का दारुल खिलाफा है, कायरो और एक आध और मुल्क ने किया, और ये तकरीबन 50% तक बढ़ गया। इसका जो वॉल्यूम था वो $40 मिलियन से $50 मिलियन तक पहुंच गया। जो भी ये इसकी थी, मगर कहानी ये है, हम एक जगह बहस भी कर रहे थे कल कि जब आपकी मैशियत नीचे जा रही हो तो स्टॉक आपके ऊपर जा रहा होता है, तो क्या इसका मतलब है कि स्टॉक का और आपकी मैशियत का माकूस रिश्ता है या क्या रिश्ता है, या फिर कोई रिश्ता ही नहीं है? मैं अर्ज करना चाहता हूं मैं इस खबर के हवाले से, मिसाल के तौर पे इसे अब सर्विस सेक्टर कहते हैं। अमेरिका में सर्विस सेक्टर तकरीबन 2 क्वार्टर जो हैं उनके, यानी 60% से ज़्यादा उनकी जीडीपी का चला गया। इससे क्या हुआ कि जो बैंक्स हैं या ये कुछ चीज़ पैदा तो नहीं करते, ये एक आपको चेक बुक दे देंगे, या जो सर्विस सेक्टर है या ये जो सट्टा हो रहा है, मैंने $2 का ख़रीदा एक जो शेयर है, आपको मैंने $3 का दे दिया, वो घूम रहा है, उसके पैसे बिला वजह बढ़ते चले जा रहे हैं। असल में हुआ क्या कि अमेरिका का जो क्राइसिस आया है कि आपके जो 60% इकानमी है, वो पैसा है वो मैन्युफैक्चरिंग से निकल के सर्विस सेक्टर में चला गया। असल तो मैन्युफैक्चरिंग है कि आप गाड़ी बना रहे हैं, आप कुछ चीज कोई कंक्रीट चीज बना रहे हैं, वो नहीं बन रही। और ये सर्विस सेक्टर और फिर ये जो कर्ज देने का सिलसिला था और सूद, ये फैलता फैलता जो पूरी इकोनॉमी ने 2008 में क्रैश किया कि उसकी बड़ी वजह आज आम कॉमन यूरोपियन जो है वर्कर भी वो कह रहा है जी बैंकर्स की वजह से ये हमारे ऊपर अजाब आया। तो ये जो एक कैसीनो बना दिया हमने इसको स्टॉक को, तो ये मैशत में जो हमारे यहाँ भी क्राइसिस है, जो बाहर भी क्राइसिस है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, सर्विस सेक्टर में स्पेक्यूलेटिव है, सट्टा चल रहा है और कोई रियल इकोनॉमी पे। हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग की और ना होने की दूसरी बड़ी वजूहत है ना, हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है,
हाँ और रिसोर्सेज नहीं है हमारे यहाँ, तो इसलिए नहीं हो सकती। बिजली भी नहीं है, उसके बाद बात यह है कि बिजली महंगी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये सारे कंपनीज को पे ही नहीं कर सकते। हम भाई एक पहली बात तो ये जो आपने वायदे किए थे, पहले तो आपने महंगी बिजली बनवानी शुरू कर दी और हमारे पास पावर खरीद लिए, हमारे पास इतने सस्ते तरीके थे कि हम बना सकते थे। अब वो ये है कि इनकी आबियारी के लिए अब रियासत का क्या काम था? रियासत का तो ये काम था ना किसी को रोकती, और अगर किसी ने ये ऐसा किया था कि इस तरह से एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे हमें बिजली खरीदनी पड़ रही है तो आके हमें, तो वो क्या हुआ, वो आए हमारे वही अहमद मुख्तार साहब आए, उन्होंने कहा जी इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। मगर वो करप्शन कहाँ है? फिर हमने यहाँ खबर भी की थी कि उनकी जो अपनी मिल है यहाँ पे, वहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई जा रही है गैस की, ये मुरीद के शेखुपुरा रोड पे जो उनकी गालबन टेक्सटाइल मिल है या सम, तो वो फिर यही है, फिर सारे आके अपना काम शुरू कर देते। ये है अजाब हमारा सियासत। और सॉरी तौकीर सादिक, ये तौकीर सादिक जो तौकीर सादिक फैक्टर जो है ना, ये हर चीज को बर्बाद करता है। आज आपके खबरों में ये फैक्टर नहीं था, इसलिए मैंने याद करवाया आपको। नहीं मतलब अगर तौकीर सादिक को एक सिंबल बना लेना आप, मिसमैनेजमेंट का, करप्शन का एक सिंबल बना ले, तो हर जगह पे मौजूद है। इसी को अगर ये रोक लेते तो फिर मेरे ख्याल में काम चल जाता। गैस का इतना बहरान ना होता, गैस का बुरान। अब देखें ना, सर्दी आ गई है, सर्दी क्या अब तो अजाब बना हुआ है। तीन घंटे लगातार भी बिजली लाहौर में नहीं आ रही, ये मैं आजकल देख रहा हूँ। अच्छा शादी अलावा जी हमने बात करनी थी आज, एक तो LPG पे हमने बात कर दी, और ये रिकॉर्ड लो टेम्परेचर तो हमने जिक्र कर दिया। इसमें भी अगर आप देखें तो 50 साल का रिकॉर्ड, 50 साल का रिकॉर्ड। अब ये जो प्लेन्स ऑफ पंजाब जिसे कहते हैं, आप जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे तकरीबन इस मौसम में जो ओवरऑल है वो 20-22 सेंटीग्रेड रहा करता था, मगर यहाँ पे शदीद सर्दी, और आप देख रही हैं लाहौर में कई दिनों से सूरज नहीं निकला, सूरज की शक्ल। अच्छा मगर ये हमें इस्लामाबाद में लाहौर आते हैं, कहते हैं लाहौर की सर्दी ज्यादा चुभने वाली सर्दी है। ये मुझे इस तरह लग रहा है कि लाहौर की सर्दी जो है ना, उसकी बाइट बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो, ये तो कोई हमें माहिर ही इसकी वजह बताएगा, मगर इसकी बाइट की वजह फिर वही है, ना गैस ना बिजली। आप क्या करेंगे? आप हाथ या हीटर्स हैं वो नहीं चल रहे, कैसे लेंगे? जाहिर सी बात है। इसलिए एक तो ये मौसम का। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बात कर लें। 1 पाउंड फिश की बड़ी गूंज सुनी, अब वो पंजाबी का भी उन्होंने गाया है। शायद नज़ीर से जरा प्ले कीजिएगा कि पंजाबी में उसका टेस्ट कैसा आया। कल लाहौर एयरपोर्ट पर वो गा रहे थे गाना, फ्रांस जा रहे थे एक कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए, वहां जाकर उससे वापसी पर उन्होंने अपनी जो एल्बम है उसको भी रिलीज करना है। पंजाबी में उन्होंने जो गाना गाया उसको प्ले कीजिए। Have a look, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. मच्छी 1 पौंड दी, तू सानू नहीं हो जान दी। Come on ladies, today fish 1 pound each, 1 pound each. पंजाबी का भी अच्छा, सियासतदानों को उन्होंने ऑफर किया, दावत दिया कि मेरी 1 पाउंड फिश खाएं आगे जब भी बाहर आए आप। बहरहाल इनकी एक बड़ी फिनोमिनल राइज हुई है एक सेल्स पर्सन से। अब इन्हें फ्रांस में बुला लिया गया है। जी हाँ, फ्रांस गए हैं, उसके अलावा और भी कंट्रीज में जाना है, वहाँ इन्होंने शोज करने हैं, कॉन्सर्ट्स करने हैं, उसके बाद आके इन्होंने अपनी प्रॉपर एक एल्बम तैयार करनी है। तो ये तो एक पर अच्छी बात है, चलें अल्लाह ताला ने कामयाब करे। खासी स्ट्रगल की है इन्होंने, और आवाज़ भी लगती है इन्होंने बड़ी, इनकी आवाज़ वो एक शार्प, इसमें शरीक जैसे कहते हैं। ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने कुछ, उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड? क्या वो तो ट्रेनिंग ही थी ना, जब वो मछली बेच रहे थे वहाँ पे, वार वक्त गाई जा रहे थे। बैकग्राउंड का तो मुझे नहीं पता इनको कि ये इन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, बट इट वाज गुड फॉर हिम, इज अ लकी फेलो कि भाई वो। अच्छा शाजिया, इसके अलावा हमने मौसम की बात भी कर ली, अब जाते जाते एक उस कॉल की बात भी कर लें जो परवेज़ अशरफ साहब ने जनाब नवाज शरीफ साहब को की है, और उसमें जो है कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में गालिबन इसाक डार होंगे, इधर से खुर्शीद शाह भी होंगे, हो सकता है कि उनका भी नाम आ रहा है जो रबानी साहब हैं, वो अब ये बैठ के चाक आउट करेंगे कि हम इलेक्शन को वक्त पे कैसे करवाएं। और फिर इसमें एक बड़ा अहम फैसला ये होना है कि आपकी केयर टेकर कैबिनेट जो बनेगी वो क्या किन लोगों पर मुश्तमिल होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि चलें इनकी कुर्बत तो हुई, अब मसला ये है कि ये जो पॉलिटिकल एलीट ही मैं तो कहूँगा, ये जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो ठीक भी है, और आईनी सूरत हाल भी ये है। मगर आईनी तौर पे मैं फिर वही बात करता हूँ कि शाजिया, अगर आप आईनी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, मगर आइन में और भी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो अगर आप नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी हुक्मरानी तक महदूद रहेंगे कि जी अब आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर सकता हूँ अंडर जरदारी साहब। अच्छा वो भी ठीक है, अब आप बाज़ाहिर देखें या अगर आप शहबाज शरीफ साहब के बयान देखें तो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में क्या बयान देते रहेंगे, किसी से ढके छुपे नहीं है। हाँ, तो ये कह रहे हैं जी हम उनके अंडर काम भी करने को तैयार है। फिर इसमें एक थ्योरी ये भी सर्कुलेट करती रही, क्योंकि यहाँ सीना गजट भी बड़ा चलता है ना, अफवाह साज फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं कि जी क्या अगले सेटअप में ये अरेंजमेंट तो नहीं होगा कि नीचे मुस्लिम लीग नून हो और ऊपर जो है वो, और फिर आके फौरन आके कादरी साहब कहते हैं जी ये मुका नहीं चलेगा। तो फिर ये
वो कहते हैं मुकमुका नहीं चलेगा, भाई उनके पीछे कौन है जो इस मुकमुका की तरफ इशारे कर रहे हैं, और ये हमें ये कहते हैं कि भाई ये एजेंडे के साथ आए हैं, ये हमें यहाँ पे दोनों एक हो गए, डिरेल करना चाहते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, मगर चलें अच्छी बात है अगर ये आपस में मिलके, मगर अगर आपस में मिल रहे हैं तो आवाम के फायदे के लिए मिले, फिलहाल तो मुझे अपने फायदे के लिए मिल रहे हैं। जब ये कहते हैं ना सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए, अब मुझे ये बताएं सिस्टम डिरेल की, ये कहते हैं ना बात ये जी वो एजेंसियों के आदमी कौन है जो मार्शल लॉ डिक्टेटरों की उंगली पकड़ के यहाँ नहीं आया, जरा 10-10, 20-20, 30-30 साल सिर्फ पीछे जाके देखें ना, ठीक है, फिर आके कहते हैं जी हमने तो माफी मांग ली है। भाई माफी मांग ली है, क्या माफ कर दिया है शाहिदा जबीन ने जिसके बेटे को फांसी लगाया था ज़ियाउल हक ने, ठीक है, या जाके फलस्तीन में लोगों से माफी मांगे जहाँ 15-16 हज़ार फलस्तीनी मार दिए थे ज़िया साहब ने जब वहां गए हुए थे। बात यह है कि ये कितना, अगर ये आ गए हैं किसी एजेंसी, अगर मुझे नहीं पता आया यानी मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, ये तो इल्जाम दूसरी साइड से आ रहा है ना कि किसी एजेंडे के साथ आए हैं, तो भाई आपका एजेंडा क्या था? मैंने तो ये भी देखा ना, सुना मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को ये कहते हुए सुना जी हमने तो कौम से माफी मांग ली है, जो हमने खासतौर पे ख्वाजा साहब को मैंने कही डिक्टेटर से, भाई माफी क्या होती है? वो मुझे बताएं जो पब्लिकली उसने फैमिलीज बर्बाद होगी ज़िया के खिलाफ स्ट्रगल में, MRD की तहरीक में वहां क्या हुआ, उनके पास जाते हैं कि जी आप माफ कर दें इनको जो साथ खड़े थे जब वो, तो इस तरह जाते जाते पाकिस्तान और भारत की जो सीरीज है मुबारक हो आपको पाकिस्तानी के बाद, मगर ये आखिरी मैच तो हमने थ्रो कर दिया, आखिरी मैच तो हमने थ्रो कर दिया, सीरीज हमने जीती, लेकिन 12 लो जाहिर है ये बड़ी अच्छी बात थी। और अब दूसरा ये पॉजिटिव आगे पेशरफ्त होनी चाहिए कि इंडिया को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। हाँ पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते हैं, मगर मेरे ख्याल में ये बात यकीनन ज़कात साहब ने कही भी होगी, और उन्होंने कहा है कि जल्द इंशाल्लाह वो मौका आएगा जब लेकिन ये है कि हमें भी अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था जिसने हमारे क्रिकेट को, हमारी सारी चीज को डैमेज करके रख दिया, वरना ये ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़े से लोग हैं जो हमारा इमेज बर्बाद करते हैं इस मुल्क का। हाँ जी, लेकिन यकीनन इस जीत से पाकिस्तानी कौम और हमारी जो पाकिस्तानी टीम है इसके हौसले बुलंद रहेंगे और बुलंद होंगे। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम इसी तरह हर टीम के खिलाफ परफॉर्म करती रहे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।